हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है। जवार भाटा से संबंधित आज हम ये क्लास लेकर आए हैं। शानदार क्लास रहने वाली है। एनसीईआरटी आरबीएसई पर आधारित आपकी ये क्लास है। रीट वैकेंसी में सीधा टॉपिक दिया हुआ है। जवार एवं भाटा से संबंधित एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर आपको किसी भी वैकेंसी में अगर ज्योग्राफी में ये टॉपिक दिया हुआ है तो शानदार ये क्लास रहने वाली है। इसका जो लेवल है सेकंड ग्रेड वैकेंसी का जो लेवल होता है उसी लेवल के आधार पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अभी टाइम है रीट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने में, इस कारण मैं एक बार नोटिफिकेशन आने से पहले ही एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करवा देता हूँ। तो इसमें हम सभी पर डिटेल से बात करेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। मानचित्र आधारित ये क्लास रहने वाली है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम आपके सामने कि कोई भी अगर टॉपिक है उसका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, उसके बाद में ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जवार एवं भाटा क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका समुद्र का जल है। एक स्थान पर आपका जल नीचे की तरफ है, यानी एकदम संतुलित जल है, और एक तरफ ये जल आपका उठा हुआ जल है। इसी को जल का ऊपर उठना जवार कहलाता है और जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। हम आपको इस तरीके से समझाएंगे यहाँ पर, इस प्रकार से। यह आपका जैसे समुद्र का जल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे इस प्रकार से अगर जल ऊपर की तरफ उठ रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जवार कहेंगे फ्रेंड्स। जल का ऊपर की ओर उठना जवार कहलाता है, और फिर जल का नीचे की ओर बैठना यानी नीचे की ओर गिरना, इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भाटा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भाटा। तो ये आपको याद रखना है कि जल का ऊपर की ओर उठना जवार कहलाता है और नीचे की ओर गिरना आपका भाटा कहलाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, और सबसे पहले हम देखेंगे कि जवार भाटा आने के क्या क्या कारण है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, एक यह कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, यह है। एक अपकेंद्रीय बल है जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। ये तीन कारण है। इन तीन कारणों से आपका जवार एवं भाटा उत्पन्न होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जवार भाटा उत्पन्न करने का नहीं है। तीन ऑप्शन आपको ये मिलेंगे, एक ऑप्शन आपको अदर मिलेगा, और वही आपका राइट आंसर होने वाला है। 3 से 4 टॉपिक हमने ज्योग्राफी के कंप्लीट करवा दिए हैं। जो भी दोस्त देखना चाहता है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। अब हम समझेंगे कि जवार भाटा जब आता है तो उनमें समय का अंतर क्या होता है, क्योंकि ये आपको तकलीफ देता है, ये आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, ये आपका चंद्रमा है और ये आपकी पृथ्वी है। यहाँ लिख देते हैं हम पृथ्वी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी एक स्थान पर, क्वेश्चन आपको समझना है, किसी एक स्थान पर चंद्रमा से उत्पन्न 2 जवारों के मध्य का समय का अंतर क्या होता है। तो यह आपका चंद्रमा है और इसके द्वारा जब आकर्षण शक्ति आपकी पृथ्वी पर लगती है तो 2 जवारों का, एक ही स्थान पर 2 जवारों का मध्य अंतर क्या है, यह आपका क्वेश्चन है। जैसे हम इस स्थान को ए स्थान नाम दे देते हैं फ्रेंड्स। अब सभी को मालूम है कि आपकी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? आपका चंद्रमा लगाता है। आप सभी को मालूम है अगर पृथ्वी ने इस प्रकार से एक चक्कर पूरा किया है इस प्रकार से, तो इसी स्थान पर आने के लिए 24 घंटे आपके लगेंगे। ये तो आप सभी को मालूम है कि अगर ए स्थान पर वापस जवार उत्पन्न होता है तो कितना समय लगेगा? 24 घंटे। लेकिन आप सभी को मालूम है कि साथ में आपका जो ये चंद्रमा है ये भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यानी जब पृथ्वी ने 24 घंटे में यहाँ आ गई है, पृथ्वी इस प्रकार से अपना चक्कर पूरा करती हुई 24 घंटे में इस स्थान पर आ गई है, तो जब आपका ये चंद्रमा भी है ना, ये भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो ये तो एक जगह तो टिकेगा नहीं। आपको मालूम है कि ये भी चक्कर लगाता है, तो ये इस प्रकार से यहाँ चंद्रमा आ जाता है, यानी यहाँ पर आपका चंद्रमा आ जाता है। कुछ आगे की ओर थोड़ा सा चंद्रमा खिसक जाता है, तो मैं आपको समझाता हूँ इस प्रकार से दूसरे मैप के माध्यम से। ठीक है, इस प्रकार से पहले चंद्रमा कहाँ था, जैसे ये हमारा पॉइंट था, इस प्रकार से यह आकर्षण शक्ति लग रही है चंद्रमा की, और इस स्थान को हमने नाम दिया है ए स्थान। और इस प्रकार से आपकी पृथ्वी ने चक्कर लगाकर 24 घंटे में इस स्थान पर आपकी पृथ्वी आई है। 24 घंटे में आपको मालूम है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और अब यहाँ चंद्रमा भी अपने स्थान से कुछ आगे की ओर चला गया है, तो चंद्रमा यहाँ आ गया है आपका। ठीक है, अब जो आपकी 1 मिनट में इसको उठा देता हूँ। अब जैसे आपकी चंद्रमा की शक्ति इस स्थान पर लगी हुई थी, ए स्थान पर आकर्षण शक्ति, अब ये यहाँ लगेगी, क्योंकि चंद्रमा भी तो आगे की ओर आया है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। जो ये समय है ना, ये समय फ्रेंड्स, इस समय का जो अंतर है वो 52 मिनट का है। अब जो ये ए स्थान है ना, ये यहाँ तक पहुँचने में 52 मिनट लेता है। कहाँ? यहाँ पहुँचने में 52 मिनट का समय लेता है। इसलिए जो पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, लेकिन चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ चक्कर लगाता है, इस कारण चंद्रमा भी थोड़ा आगे की ओर चला जाता है, और 24 घंटे 52 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो आपका जो ये क्वेश्चन था, किसी एक स्थान पर चंद्रमा से उत्पन्न 2 जवारों के मध्य समय का अंतर है, तो यह आपका है 24 घंटे 52 मिनट।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है आपको, मुझे विश्वास है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम किसी एक स्थान पर दो ज्वारों के मध्य कितने समय का अंतर होता है। अब आपका ये चंद्रमा आ गया है और स्थान आपका ए स्थान, इसको हम मान लेते हैं, और यह आपकी आकर्षण शक्ति है चंद्रमा की इस स्थान पर पड़ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, इस स्थान पर। तो इस स्थान को हमने नाम दे दिया ए स्थान। किसी एक स्थान पर दो ज्वारों के मध्य कितने समय का अंतर होता है। तो इस प्रकार से आकर्षण शक्ति लगने के कारण पृथ्वी पर इस प्रकार से आपका ये ज्वार उत्पन्न हो गया है। अब आपको मालूम है अगर किसी एक स्थान पर जल इतना उठ जाता है तो पृथ्वी असंतुलित हो सकती है। सभी को मालूम है कि अगर एक स्थान पर इतना जल उठ रहा है तो पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत भाग पर, यानी इस भाग पर भी ज्वार उत्पन्न होता है। क्यों होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। इस स्थान पर ज्वार उत्पन्न होने का कारण है अपकेंद्रीय बल। क्या है? अपकेंद्रीय बल के कारण विपरीत भाग पर ज्वार उत्पन्न होता है। ये आप सभी को मालूम है कि जब इस स्थान पर आपका है, यहाँ पर भी ज्वार उत्पन्न होगा और यहाँ आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार उत्पन्न हो रहा है, और इस स्थान पर आपकी पृथ्वी घूर्णन करती है और घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल का निर्माण होता है और अपकेंद्रीय बल के कारण इस स्थान पर आपका ज्वार उत्पन्न होता है। अब बाठा यहाँ पर उत्पन्न होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आपका बाठा उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। अब हम आपको आगे समझाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है और शानदार तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब किसी एक स्थान पर दो ज्वारों के मध्य कितने समय का अंतर होता है, तो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। 12 घंटे 26 मिनट का अंतर क्यों होता है मैं अभी आपको समझा देता हूं फ्रेंड्स। जिस प्रकार से आपकी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ए स्थान पर लगी थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी ज्वार उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगाती है, आपको मालूम है, तो 12 घंटे में पृथ्वी चक्कर, तो यहाँ पर आपका जैसे चंद्रमा आ गया है। वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाया था 24 घंटे 52 मिनट वाली। तो इस स्थान पर आपका स्थान क्या आएगा? ए स्थान आएगा। तो इस स्थान पर ए स्थान आने के कारण जो ये समय का अंतर है आपका, ये समय का अंतर कितना है? 26 मिनट का है। और फिर अपकेंद्रीय बल के कारण भी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगी पृथ्वी, और यहाँ पर फिर आपका अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होगा। तो जो ये अंतर है ये 26 मिनट का है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, अंतर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वो घूर्णन गति से विपरीत दिशा में अपकेंद्रीय बल से ज्वार उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। अब एक और हम देखेंगे किसी एक स्थान पर ज्वार व बाठा के मध्य कितने समय का अंतर होता है, तो 6 घंटे 13 मिनट का अंतर होता है। किस प्रकार से होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर लगी और ए स्थान पर आपका ज्वार आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार उत्पन्न हो गया है, इस प्रकार से। लेकिन फ्रेंड्स इस स्थान पर आपका क्या? बाठा आता है, और इस स्थान पर भी आपका क्या आता है? बाठा उत्पन्न होता है। तो इस स्थान का जो समय है, इस प्रकार से ये आपका है 6 घंटे 13 मिनट। ये कितना है? 6 घंटे 13 मिनट है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और एक दो बार वीडियो देखने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। जरूर हमें कमेंट करके आप बताना कि सर हमें समझ में आया है या नहीं आया है। एक बार मैं और समझाने की कोशिश कर देता हूँ आपको कि इस प्रकार से आपको मालूम है कि आकर्षण शक्ति आपकी लग रही है चंद्रमा की, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? ज्वार उत्पन्न होगा। विपरीत भाग में भी ज्वार उत्पन्न होगा। क्यों होगा? अपकेंद्रीय बल के कारण, घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अपकेंद्रीय बल का निर्माण होता है। यहाँ पर आपका बाठा का निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस क्षेत्र पर। तो फिर पृथ्वी संतुलित हो जाती है। और जो ये इसका जो अंतर है समय का, ये है आपका 6 घंटे 13 मिनट का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और अब हम आगे देखते हैं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से उत्पन्न ज्वार हम देखेंगे। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जल का ऊपर उठना उसे उच्च ज्वार कहते हैं। पृथ्वी के सम्मुख वाले भाग पर, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के विमुख भाग पर ज्वार उत्पन्न होता है। और अप्रत्यक्ष ज्वार किसे कहते हैं? अपकेंद्रीय बल से उत्पन्न ज्वार को अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं, और प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं सूर्य व चंद्रमा से उत्पन्न ज्वार को। तो अभी हम आपको समझाते हैं मैप के माध्यम से। आपकी चंद्रमा है, इस प्रकार से आपकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर लगी, ये इस स्थान पर लग गई फ्रेंड्स। और जो ये विपरीत वाला भाग है, ये तो सम्मुख वाला भाग हो गया पृथ्वी का, ये सम्मुख वाला भाग हो गया, क्योंकि ये चंद्रमा के सीधे सम्मुख आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उच्च ज्वार उत्पन्न हुआ। लेकिन विपरीत भाग पर क्या हुआ? विपरीत भाग पर भी तो ज्वार उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण। मैंने समझा दिया है अपकेंद्रीय बल क्यों उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उच्च ज्वार उत्पन्न होगा, उच्च ज्वार। लेकिन इस उच्च ज्वार को
प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं क्योंकि चंद्रमा और सूर्य से उत्पन्न ज्वार को, उच्च ज्वार को प्रत्यक्ष, और जो अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न ज्वार को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या, हाँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आपको मैंने बता दिया है। सम्मुख विमुख वाला भाग भी मैंने बता दिया है, ये आपका सम्मुख वाला भाग हो जाता है। इस प्रकार से जब आकर्षण शक्ति लगती है यानी गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है तो इस प्रकार से आपका ज्वार उत्पन्न हो जाता है। और ये विमुख वाला भाग है, इस पर अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार उत्पन्न हो जाता है। और जो निम्न ज्वार होता है वो इस क्षेत्र पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार से फिर पृथ्वी में अपनी संतुलन बनाई रखी हुई है फ्रेंड्स। अब आगे देख लेते हैं। अब बात करेंगे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से उत्पन्न ज्वार, ये हमने आपको बता दिया है। पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल 2.2 गुना अधिक लगता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। कई बार कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा या सूर्य का आकर्षण बल किसका अधिक लगता है, तो इसका अधिक लगता है जिसका पृथ्वी के पास कौन है? आपकी चंद्रमा है। सूर्य पृथ्वी से दूर है। सूर्य कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इस कारण उसकी आकर्षण शक्ति कम लगती है। और जो आपका चंद्रमा है ये पृथ्वी से 3 लाख और कुछ किलोमीटर दूर है, इस कारण ये पृथ्वी के पास में है। पास में होने के कारण इसका सीधा जो आकर्षण शक्ति है पृथ्वी पर लगती है कितनी गुना? 2.2 गुना अधिक लगता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, ये दोनों की बात करेंगे। उच्च ज्वार क्या होता है और निम्न ज्वार क्या होता है। चलो चलते हैं, अब हम आ चुके हैं। अब हम देखेंगे सिजकी व्युत्पत्ति की स्थिति में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है यानी उच्च ज्वार आते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को सिजकी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को सिजकी कहते हैं। एक बार आगे हम देख लेते हैं। जब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब आपका सूर्य ये रहा, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी रही, अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका मून है यानी चंद्रमा है। ठीक है, इस स्थिति में, अगर इस स्थिति में सूर्य एवं चंद्रमा का, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हम कहते हैं। इस स्थिति में सूर्य एवं चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है जिससे उच्च ज्वार आता है। ये अमावस्या के दिन होता है। आप ये याद रखना है, सूर्य ग्रहण के दिन पृथ्वी पर, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। और इस दिन सूर्य व चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है पृथ्वी पर लगती है, इस कारण इस दिन आपका उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। व्युत्पत्ति देखेंगे, सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह घटना पूर्णिमा के दिन होती है फ्रेंड्स। तो सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह घटना पूर्णिमा के दिन होती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपका सूर्य आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सूर्य आ गया है, ये आपका अर्थ पृथ्वी आ गया है, आपका मून यानी चंद्रमा आ गया है। इस प्रकार से अगर ये स्थिति आती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। और इस घटना कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। निम्न ज्वार या लघु ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो निम्न ज्वार आता है क्योंकि दोनों की शक्ति बढ़ जाती है। निम्न ज्वार कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। एक बार हम आपको बता देते हैं। इस प्रकार से यह आपका चंद्रमा है, यह आपका सूर्य है, और इस प्रकार से, यानी एक बार इसमें ऊपर चलते हैं, समकोण की स्थिति बनाता है। यानी इस प्रकार से आपका ये समकोण की स्थिति बना रहा है। तो इस कारण क्या होता है कि सूर्य व चंद्रमा की जो शक्तियां है, आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बढ़ जाता है। इस कारण फिर पृथ्वी पर निम्न ज्वार आता है। और ये कब आता है? चंद्र ग्रहण के दिन आता है। ये इतना याद रखो कि चंद्र ग्रहण के दिन क्या आता है? निम्न ज्वार आता है। और ये घटना कब होती है? आपके पूर्णिमा के दिन होती है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये हम देखेंगे। फंडी की जो खाड़ी है, ये विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। यहाँ पर फंडी की जो खाड़ी है, कहाँ पर है? कनाडा में है। कनाडा में ये खाड़ी है फंडी की। तो यहाँ पर क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है समुद्र में। जब सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? आपकी कनाडा क्षेत्र में आता है। ओखा कहाँ है? ओखा आपका गुजरात में है। और भारत में सबसे ऊंचा ज्वार गुजरात में आता है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका गुजरात है, गुजरात के जो ओखा क्षेत्र है, यहाँ भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है।
साउथहैम्पटन जो इंग्लैंड में है, दिन में यहाँ पर 4 बार ज्वार उत्पन्न होता है। ये आपके फैक्ट है, आपको याद ही रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कुछ जो आपके है उपभू। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। यानी आपको ये समझना है तो इस प्रकार से समझ लेते हैं कि ये आपकी पृथ्वी, एक मिनट, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। तो जब ये पास की स्थिति में हो यानी नज़दीक हो तो इसको क्या कहते हैं भूगोल की लैंग्वेज में? उपभू। बस इतना ही याद रखना, इस उपभू कहते हैं। और अगर यहाँ आपकी यहाँ आपकी पृथ्वी, एक मिनट, यहाँ नहीं, इसको हटा देते हैं हम। यहाँ आपकी पृथ्वी है और यहाँ आपका चंद्रमा है और जो पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है तो इस दिन या इस स्थिति को हम कहते हैं अपभू। अपभू, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको याद करने की एक सीधी ट्रिक है, पी यानी पास, तो पास हो जाएगा, ये आ जाएगा तो आपको अपने आप ही आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।